काफ़ी दिनों से ये पूजा खेड़कर का मामला चल रहा है। आरोप इन पे काफ़ी सारे हैं। पहला आरोप, इन्होंने गलत ढंग से फिजिकली हैंडीकैप वाला सर्टिफिकेट बनवाया। दूसरा, इन्होंने गलत ढंग से बल्कि ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाया, ये डिजर्व नहीं करती थी। एज ए प्रोबेशनर इन्होंने बहुत सारी प्रिविलेजेस की मांग की, अपनी प्राइवेट गाड़ी ओडी पर इन्होंने लाल बत्ती लगा ली। बहुत सारे आरोप इन पे लगे, बट यूपीएससी ने तो एक नया ही खुलासा कर दिया। यूपीएससी ने यह बोला कि इनके अटेम्प्ट्स तो खत्म हो गए थे, लेकिन इन्होंने अपनी एक और आइडेंटिटी क्रिएट कर ली और नई आइडेंटिटी, नई फॉल्स आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके और अटेम्प्ट्स अवेल किए, जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ। और इन्होंने तो नई फॉल्स आइडेंटिटी में अपने माता पिता का नाम भी चेंज कर दिया ताकि पकड़ में ना आ सके। और इसलिए अब यूपीएससी ने ना इनके खिलाफ दिल्ली क्राइम ब्रांच में एफआईआर दर्ज करवाई है और इनसे क्वेश्चन पूछा है कि आपको टर्मिनेट क्यों ना कर दिया जाए। तो देखो, जिस हिसाब से चीज़ें लग रही हैं, बहुत जल्द इनका टर्मिनेशन होना तय है। बट देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सिर्फ एक केस पे लोगों का गुस्सा जो फूटा और उससे सिस्टम रिफॉर्म हो गया? तो इसका आंसर देखो नो है। यूपीएससी को भी ना अपने पुराने केसेस को भी जांचना चाहिए। पुराने और कितने ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने फर्जी ढंग से सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल किया, सिलेक्शन लिया, फर्जी ढंग से जो कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं उनका मिसयूज़ किया। यूपीएससी को, डीओपीटी को अब इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए। एक केस को एड्रेस करने से कुछ नहीं होगा। हमारे देश में ना अक्सर होता ऐसा ही है, मेन जो इशू है ना उसको सब भूल जाते हैं, किसी एक को सिर्फ बलि का बकरा बनाया जाता है और उसी पर सब कुछ कार्रवाई करके ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो हमने चीज़ें ठीक कर दी। लेकिन बाकी लोगों का क्या? सिस्टम तो इंप्रूव नहीं हुआ ना, है ना। और दूसरा, एक और खबर चल रही है अभी, यूपीएससी के जो चेयरमैन है मनोज सोनी, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। अब बोल तो ये रहे हैं कि इन्होंने रिजाइन पहले कर दिया था, लेकिन 5 साल का इनका कार्यकाल बाकी था। और आमतौर पे देखो 5 साल का कार्यकाल कोई छोड़ता नहीं है और यूपीएससी चेयरमैन की पोस्ट बहुत बड़ी पोस्ट होती है। बट न्यूज़ में ये लिखा हुआ है कि ये सोशियो रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस वजह से इन्होंने रेजिग्नेशन डाला है। मतलब देखो, सही बताऊं तो ना, यूपीएससी के पेपर लीक नहीं हुए, ये बात सच है। हालांकि एपीएफसी पे आरोप लगे, उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जा सकता, बट ओवरऑल यूपीएससी के पेपर लीक नहीं होते, ये अजम्पशन है। बट देखो, इतना जरूर है, ट्रांसपेरेंसी तो जरूर होनी चाहिए। जैसे एनटीए ने ग्रेस मार्क्स दिए, ग्रेस मार्क्स क्यों दिए बाद में बताया, पहले नहीं बताया। उसी प्रकार से यूपीएससी स्टैंडर्डाइजेशन यूज करती है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में। कई बार ऐसा होता है किसी ऑप्शनल के मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं, किसी के कम आ जाते हैं, इंटरव्यू में थोड़ी कम ऑब्जेक्टिविटी है। बहुत सारी चीज़ों में ना यूपीएससी में ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है, चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पे आवश्यकता है कि ये पूरा मामला चल रहा है तो यूपीएससी को रिफॉर्म लेने चाहिए। आपका क्या कहना है इस बारे में, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए। डेट तो आज की देखो 20 जुलाई 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द हिंदू का ये बीच का आर्टिकल, पैरामीट्रिक इंश्योरेंस से संबंधित अच्छा आर्टिकल है ये। दूसरे नंबर पे हम हिंदू का ये आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स में क्या कमियां रहती हैं। फिर एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का, अलग से एक राज्य भील प्रदेश बनाने की मांग को लेके। भील ट्राइब है, उनके लोग डिमांड कर रहे हैं कि अलग से हमारे लिए एक राज्य बनाया जाए, भील प्रदेश। तो क्या पूरा इशू है, डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पैरामीट्रिक इंश्योरेंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, क्लाइमेट चेंज के कारण ना डिजास्टर्स पहले के अपेक्षा कर थोड़ा ज़्यादा ही आने लगी हैं। डिजास्टर्स जैसे देखो साइक्लोन है, फ्लड्स हैं और एक्सेसिव रेन है, लैंडस्लाइड्स हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी ना पहले के अपेक्षाकृत इंक्रीज हो गई है क्लाइमेट चेंज के कारण। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2023 का जो साल है ना, वो रिकॉर्ड के अनुसार अब तक का वार्मेस्ट ईयर है, सबसे गर्म साल है। तो देखो, ये नेचुरल डिजास्टर्स जैसे साइक्लोन, फ्लड, ये ज़्यादा आने लगे हैं ना, तो इनसे बचने का, इनसे प्रोटेक्शन का एक तरीका है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस मतलब एक प्रकार का ना आप कह सकते हो प्रोटेक्शन है। अगर कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाए तो ना उस सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी आपको फाइनेंशियली हेल्प करती है, अगर आपने इंश्योरेंस लेकर रखा है। तो ये एक प्रकार का ना प्रोटेक्शन है। सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पास एक साइकिल है, आप उस साइकिल का इंश्योरेंस करवा लेते हो। अगर साइकिल चोरी हो जाए, टूट जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी नई साइकिल खरीदने के लिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थे ना, वो कैसे काम करते थे।
वो ऐसे काम करते थे, डैमेज होने के बाद जिस भी प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है, फॉर एग्जांपल घर का डैमेज हुआ है, या फिर अगर आपने खेत में फसल का बीमा करवाया था, इंश्योरेंस करवाया था, तो उसको डैमेज हुआ है, मतलब जिस भी चीज़ का आपने इंश्योरेंस करवाया था और उसको डैमेज हुआ है, तो ना इंश्योरेंस के एम्प्लॉइज या फिर सरकार ने इंश्योरेंस प्रोवाइड किया है, तो कई बार पटवारी इस केस में वो जाते हैं ग्राउंड सिचुएशन पे, वो असेसमेंट करते हैं नुकसान कितना हुआ है, और असेसमेंट के बाद अप्रूवल मिलता है, कितने पैसों का अप्रूवल मिलता है, ये सब चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो ये ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं जिसमें इंश्योरेंस के कंपनीज के जो एम्प्लॉइज हैं वो ग्राउंड लेवल पे जाते हैं और जिस प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ है उसको असेस करते हैं, और असेसमेंट के बाद पे आउट मिलता है, पैसा मिलता है। ये है ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट। लेकिन ना अब नए इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट में आ गए हैं, ये ध्यान से सुनिएगा, जिनका नाम है पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट। पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट, इनमें क्या होता है, इनमें ना देखो नेचुरल इवेंट पे फोकस किया जाता है, ना कि प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है इस चीज पे। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, अगर ना ये डिसाइड हो गया पहले से डिसाइड हो गया, अगर 2 दिनों में 8 mm से ज्यादा बारिश आ गई तो पे आउट मिल जाएगा। समझ गए? ये नहीं देखा गया प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है या नहीं हुआ है, ना ही ग्राउंड लेवल पे जाके उसका असेसमेंट किया गया, बस नेचुरल डिजास्टर की फ्रीक्वेंसी पहले से ही डिसाइड कर ली गई थी। फॉर एग्जाम्पल इतनी तेज हवाएं चलेंगी तो मान लिया जाएगा कि साइक्लोन आ चुका है, इंश्योरेंस का पे आउट मिल जाएगा। उसी प्रकार से वाटर का लेवल अगर इससे ज्यादा बढ़ गया तो मान लिया जाएगा कि फ्लड आ चुकी है, उस समय पे आउट मिल जाएगा। हीट वेव के लिए पहले से थ्रेशोल्ड डिसाइड कर लिया, पहले से पैरामीटर रख लिया। अगर टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा लगातार 3 दिन तक, तो मान लिया जाएगा वर्किंग आवर्स में नुकसान हुआ है और पे आउट दे दिया जाएगा। आपको ना फर्क समझना जरूरी है। ट्रेडिशनल जो इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स थे उसमें जाके देखते थे प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है, एसेस करते थे, उसके बाद पे आउट मिलता था, लेकिन बहुत बार पे आउट मिलने में दिक्कत होती थी। बट इस पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ना प्रॉपर्टी को एसेस नहीं किया जाता, बस जो नेचुरल डिजास्टर वाली इवेंट है ना उसके पैरामीटर्स को देखा जाता है कि पानी का लेवल कितना बड़ा है, हवाएं कितनी तेज चली हैं, बारिश कितनी ज्यादा हुई है 2-3 दिनों के अंदर अंदर। बस वो सब नेचुरल डिजास्टर के पैरामीटर्स देखकर ही पे आउट दे दिया जाता है। ये है पैरामीट्रिक इंश्योरेंस। अब आप बोलोगे सर फर्क तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए इस पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों है? देखो अब ना क्लाइमेट चेंज के कारण नेचुरल डिजास्टर का ना पैटर्न बदल रहा है। मतलब पुराने डेटा के हिसाब से ना अब प्रेडिक्शन करना मुश्किल हो गया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले जहां सिर्फ देखो मानसून सीजन में ही बारिश होती थी, बट अब तो ना ऑफ सीजन में भी हैवी रेन्स हो रही हैं। तो ऐसे में ट्रेडिशनल इंश्योरेंस मॉडल्स काम नहीं करते। फायदे देखो पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के बहुत सारे हैं। जैसे सबसे पहला फायदा क्विक पे आउट। अब देखो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में तो पहले डिजास्टर आएगा, फिर बाद में एम्प्लॉइज जाएंगे असेस करने के लिए कितना डैमेज हुआ है, वो अपनी रिपोर्ट भेजेंगे, कंपनी उस पर कार्रवाई करेगी, फिर पे आउट आएगा, बहुत लंबा समय लग जाता है। बट पैरामीट्रिक इंश्योरेंस में क्या होता है, तुरंत के तुरंत ये देखेंगे कि जो डिजास्टर आया है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर ज़्यादा है इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड को पार कर गई है, तो पे आउट रिलीज हो जाएगा, जल्दी पे आउट मिल जाएगा। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी। इस ना पैरामीट्रिक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में ना ट्रांसपेरेंसी है, सब कुछ पहले से डिसाइड है कि 2 दिनों तक इतनी बारिश आई तो पे आउट मिल जाएगा, और डेटा सरकार की तरफ से जारी होगा कि इंटेंसिटी की और डिजास्टर की इंटेंसिटी कितनी है, कितनी बारिश आई है, पानी का लेवल कितना इंक्रीज हुआ है, सब कुछ पहले से पता है, उसी हिसाब से पे आउट मिल जाएगा। डिस्प्यूट नहीं होंगे। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में ना डिस्प्यूट होते हैं भाई, अब एसेस करना होता है ना प्रॉपर्टी को कितना डैमेज हुआ है, अलग अलग पक्ष हो सकते हैं, कोई बोलेगा डैमेज ज़्यादा है, कोई बोलेगा डैमेज कम है, लेकिन इसमें बायस्डनेस की संभावना ही नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। नेक्स्ट, जो पैरामीट्रिक
इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स है ना, इनमें अनइंश्योरेबल रिस्क भी कवर हो जाता है। जैसे कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में ना कवर नहीं होते, उन्हें भी कवर किया जा सकता है पैरामीट्रिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, हीट वेव्स से जो लॉस है वो ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट में कवर नहीं होता। या फिर देखो, कम सनलाइट की वजह से कम रिन्यूएबल एनर्जी पैदा हुई, या फिर कम विंड चलने की वजह से कम विंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ये जो लॉसेस है ना, ये जो नुकसान है ना, ट्रेडिशनल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स में कवर नहीं होते, लेकिन पैरामीट्रिक में कवर हो जाते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, ये इंश्योरेंस जो है पैरामीट्रिक्स पे काम करता है कि कितनी हवा चली, कितनी सनलाइट है, तो उसके हिसाब से पे आउट दिया जा सकता है। अब मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मोरक्को का एग्जांपल है। मोरक्को में ना भूकंप आया था 2023 में, मैग्नीट्यूड था 6.8। अब इस भूकंप के लिए ना मोरक्को को $275 मिलियन से $275 मिलियन का पैरामीट्रिक इंश्योरेंस कवर मिल गया। एक और रियल लाइफ एग्जांपल है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। पहले देखो, ये एक ट्रेडिशनल स्कीम थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मतलब ओले आ गए, बारिश ज़्यादा हो गई, तो खेत में जाके डैमेज को एसेस किया जाता था, उसके बाद किसान को मुआवजा यानी कंपनसेशन मिलती थी। बट देखो, अब ना इसे थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है। रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है ना, वो अब थ्रेशोल्ड लिमिट पे बेस्ड है। कितनी बारिश आई, अगर ओले आए हैं, हेलस्टॉर्म हुआ है, तो क्या इंटेंसिटी रही। तो इस रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम में ना अब फील्ड पे जाके असेसमेंट की जरूरत नहीं है, वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके अलावा नागालैंड का एग्जाम्पल है। नागालैंड छोटा सा राज्य नॉर्थ ईस्ट में, इन्होंने 2021 में एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन के लिए पैरामीट्रिक कवर लिया था। 2021 में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा बारिश से बचने के लिए पैरामीट्रिक कवर लिया था, लेकिन अपनी 2021 की अंडरस्टैंडिंग के बाद इन्होंने 2022 में फिर से कवर लिया। लेकिन सेकंड बार इन्होंने लिया तो इन्होंने लोअर थ्रेशोल्ड लिमिट पे लिया, पे आउट ज़्यादा का प्रोविज़न करवाया। तो इससे ये हम सीखते हैं कि शुरू में ना पैरामीट्रिक इंश्योरेंस कवर कोई लेगा ना, तो शुरू में दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगली बार वो लेगा, सीखता जाएगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट आर्टिकल, अलग से एक राज्य भील प्रदेश बनाने की मांग को लेके है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या हुआ है, देखो सबसे पहले बेसिक्स जान लीजिए। भील्स जो ट्राइबल्स है ना, वो देखो 4 स्टेट में रहते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। एक जगह भील्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है मानगढ़ हिल। वहाँ पे अभी ना एक धाम बना हुआ है, मानगढ़ धाम। ये राजस्थान के बांसवाड़ा में है। हुआ क्या था, 1913 में ना यहाँ पे जलियांवाला जैसा हत्याकांड हुआ था। जैसे देखो, अंग्रेजों ने अमृतसर में जलियांवाला बाग में निहत्तों पर गोलियां चलाई थी, उससे 5 साल पहले 1913 में भील्स इकट्ठा हुए थे कुछ मांगों के लेके मानगढ़ हिल पर, लेकिन अंग्रेजों ने भील्स पर गोलियां चलाई और इसमें 1500 भील्स जनजाति के लोगों की डेथ हो गई। क्या हुआ था, थोड़ा और डिटेल में बताऊं 1 मिनट में। देखो उस समय ना 1913 से पहले जो ये भील जनजाति के लोग थे ना, बहुत ज़्यादा परेशान थे, प्रिंसली स्टेट से भी और अंग्रेजों से भी। सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए थे क्योंकि इनसे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी। इसके अलावा एक फेमस भील रिफॉर्मर जिनका नाम है गोविंद गुरु जी। तो गोविंद गुरु जो थे ना, वो सोशल रिफॉर्मर थे। जैसे राजा राम मोहन राय सोशल रिफॉर्मर थे, उसी प्रकार से गोविंद गुरु जो खुद भील थे, जिन्होंने खुद ने एज ए फोर्स्ड लेबर काम किया, वो ना अवेयरनेस लेके आए भील्स में, आदिवासियों में। इन्होंने बोला कि यार तुम लोग शराब क्यों पीते हो, शराब पीने से ना तुम कुछ कर ही नहीं पाते, तुम विद्रोह नहीं कर पाते हो, तुम्हें पता नहीं है सोशियो इकोनॉमिक सेटअप का, किस प्रकार से तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ना सोशल रिफॉर्म्स लाने स्टार्ट किए गोविंद गुरु ने। इनके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई, इनके फॉलोअर्स इकट्ठा हुए मानगढ़ में। 1913 में कुछ मांगे रखी गई अंग्रेजों के सामने। ये 33 मांगे हैं, जैसे टैक्स वगैरह कम किया जाए,
फोर्स्ड लेबर ना करवाई जाए, बेटर वेजेस दिए जाएं। लेकिन अंग्रेजों ने और प्रिंसली स्टेट्स ने इनकी बातें नहीं मानी, तो अंग्रेजों ने अपनी सेना वहाँ पे भेज दी, गोलियां चलवा दी, 1500 लोग मारे गए। तो जिस जगह पे यह हादसा हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड से 5 साल पहले, मानगढ़ मैसेकर, वहाँ पे अब ये धाम बना हुआ है, मानगढ़ धाम। तो ना इस धाम में अभी एक मीटिंग हुई भील जनजाति के लोगों की। तो ना मीटिंग में कुछ लोगों ने ना ये डिमांड रेज की कि जहां जहां जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, 4 राज्यों में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, इन 4 राज्यों में जहां जहां पे भील्स की संख्या अच्छी खासी है ना, ऐसे 49 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनको ना काट के एक अलग से राज्य बना दिया जाए, भील प्रदेश। मीटिंग में यह भी बोला गया कि पास्ट में देखो अलग अलग पार्टीज की सत्ता आई सेंटर में, और ट्राइबल्स के लिए बहुत बात बोली गई लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे पैसा एक्ट की बात की जाती है, ये पैसा एक्ट 1996 में आया था, द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996। अब इसमें ना गवर्नेंस को डिसेंट्रलाइज करना था और ग्राम सभास को ट्राइबल एरियाज में इंपावर करना था। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका ना इंप्लीमेंटेशन काफ़ी पुअर है और ट्राइबल्स के हाथ में कभी पावर आई ही नहीं। इस एक्ट के बारे में, पैसा एक्ट के बारे में ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस भी काफ़ी कम है। लेकिन देखो, ये तो मैंने आपको कंटेक्स्ट दे दिया, ये मैंने आपको कंटेक्स्ट दे दिया अलग से भील प्रदेश की मांग का। लेकिन अलग ट्राइब के नाम पे राज्य बनाना, देखो वो तो वैसे भी सरकार के लिए डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आज जैसे अगर देखो भील ट्राइब के लिए अलग राज्य बनाया जाता है, कल को दूसरी ट्राइब्स खड़ी हो जाएंगी, फिर कास्ट के नाम पे राज्य बनाने की मांग आने लगेगी। हमारा देश तो वैसे भी बहुत डाइवर्स है, तो किस किस आइडेंटिटी के नाम पे हम राज्य बनाएंगे। बट एक डिबेट जो इमर्ज होकर आती है वो ये है, छोटे राज्य बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। तो इस चीज़ को हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। छोटे राज्य बनाने के पक्ष में क्या आर्गुमेंट है, विपक्ष में क्या आर्गुमेंट्स हैं। देखो, हमारे देश में ना समय समय पर अलग अलग जगहों से, अलग अलग डायरेक्शन से छोटे छोटे राज्यों की बनाने की जो मांग है वो उठती रहती है। जैसे एक मांग ये उठती है कि राजस्थान से एक क्षेत्र को अलग करके मरु प्रदेश बनाया जाए, गुजरात में से ये छोटा सा जो हिस्सा है इसको अलग करके अलग से राज्य बनाया जाए, सौराष्ट्र। ऐसे ये मैप देख लीजिए, अलग अलग जगहों से छोटे छोटे राज्य बनाने की जो मांग है वो उठती रहती है। जैसे हाल ही में मणिपुर में, आप यूं तो नहीं कह सकते अलग से राज्य की मांग हो रही है, लेकिन जो कुकी कम्युनिटी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए अलग से प्रशासन चलना चाहिए। तो क्या इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य बनाना सही है या फिर गलत है? यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था मेंस में। देखो, छोटे राज्य बनाने के पक्ष में काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं, विरोध में भी काफी सारे आर्गुमेंट्स हैं। अगर छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं, अभी जैसे हमारे देश में 28 राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य बनाए जाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे ढंग से गवर्नेंस चल सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ज़्यादा आसान होगा। जैसे यूपी की पॉपुलेशन अभी काफ़ी ज़्यादा है, 21 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा राज्य चलाना आसान नहीं होता, पूरे प्रशासन को एकजुट रखना, उस पर नियंत्रण रखना मुश्किल होता है। छोटे राज्य में गवर्नेंस ज़्यादा अच्छी हो सकती है, प्रशासन ज़्यादा अच्छे से चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो, छोटे राज्य ना रिसोर्सेज को ज़्यादा अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बजाय के बड़े राज्यों के। बड़े राज्य में रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेसी। छोटे राज्यों में जनता ज़्यादा अच्छे ढंग से डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर पाती है, क्योंकि लोग जो हैं, राज्य छोटा है, लोग अपने लीडर्स के ज़्यादा करीब महसूस करते हैं, गवर्नमेंट से ज़्यादा जुड़ाव होता है लोगों का छोटे राज्यों में, और डिसीजन मेकिंग में भी जनता पार्टिसिपेट करती है। सबसे लास्ट पॉइंट, छोटे राज्य जब होते हैं ना, तो लोकल लैंग्वेज को, लोकल कल्चर को ज़्यादा अच्छे ढंग से सहेज के रखा जा सकता है। बड़े राज्यों में ऐसा नहीं हो पाता। जैसे यूपी में अभी इतनी सारी भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग टाइप का कल्चर है, तो शायद सबको सरकार सहेज के ना रख पाए। लेकिन अगर छोटा राज्य हो तो वो अपनी लैंग्वेज को, जो भी भाषा उस राज्य में बोली जाती है, उसको कंजर्व करने पे ज़्यादा जोर लगाएगा, ज़्यादा फोकस लगाएगा। अब देखो, खिलाफ में क्या आर्गुमेंट्स हैं। इंक्रीज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। देखो, राज्य छोटा होता है तो अलग से कैपिटल का निर्माण करना, अलग से हाई कोर्ट, अलग से फिर से नई बिल्डिंग्स बनाना, जैसे आंध्र प्रदेश को बनाने में भी खर्चा आ रहा है, बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स। छोटे छोटे राज्य होने पे ना आपस में डिस्प्यूट्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का डिवीजन तो हो गया, लेकिन दोनों में अभी भी काफ़ी सारी डिस्प्यूट्स हैं। लॉस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी।
अब देखो, जितने छोटे राज्य होंगे ना, उतना ही देश को एक प्रकार से डिवाइड किया जा रहा है बेसिक गवर्नेंस के लिए। कई बार ऐसा होता है, फिर लोग ना अपनी लोकल आइडेंटिटी को, लोकल जो राज्य की आइडेंटिटी है ना, उससे ज्यादा प्यार करने लगते हैं और नेशनल आइडेंटिटी को दूसरे नंबर पे तवज्जो देते हैं। तो इससे नेशनल जो यूनिटी है ना, उसका भी नुकसान होता है। लास्ट में रीजनल इनबैलेंस। स्टेट कई बार ना इनफ रिसोर्सेज नहीं जनरेट कर पाती अपने आप को चलाने के लिए। जैसे झारखंड का निर्माण हुआ, झारखंड छोटा राज्य बना, लेकिन काफी इंस्टेबिलिटी आ गई। छोटी विधानसभा होती है ना, तो विधायकों की खरीद फरोख्त और भी आसान होती है, तो स्टेबिलिटी रिलेटिवली कम होती है छोटे राज्यों में। तो झारखंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया नया राज्य बनने के बाद में। हालांकि हरियाणा जब पंजाब से अलग हुआ, हरियाणा ने अच्छा परफॉर्म किया। पॉइंट ये है, छोटा राज्य कई बार अपने दम पर रिसोर्सेज जनरेट नहीं कर पाता अपना खर्चा चलाने के लिए। तो ये डिबेट है जो हमने समझी, छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लास्ट में कंक्लूजन में आप कह सकते हो कि देखो, केस बाय केस बेसिस पे इसका फैसला होना चाहिए। मतलब कौन से राज्य की डिमांड कहां से आ रही है, डिमांड कितनी लॉजिकल है, ये सब चीजें देखनी चाहिए। ओवरऑल आप सभी राज्यों की डिमांड्स को एक पैमाने पर नहीं तोल सकते, केस बाय केस बेसिस पे देख सकते हो कि राज्य बनाना कितना उचित है या फिर नहीं है। अदरवाइज देखो, हमारे देश में टीयर 3 बॉडीज हैं, लोकल पंचायत हैं, उनको इंपावर किया जाए। उनको अगर इंपावर किया जाता है तो छोटे राज्यों के पक्ष में ये सारे पॉइंट्स हैं ना, ये अपने आप सर्व हो जाते हैं। अगर पंचायत इंपावर्ड हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से हो जाएगा, अच्छी गवर्नेंस भी आ जाएगी, लोगों का पार्टिसिपेशन भी डेमोक्रेसी में सुनिश्चित होगा। तो कहने का मतलब यह है, पंचायतों को इंपावर करना ज्यादा बेटर सोल्यूशन है बजाय के छोटे राज्यों का निर्माण करना। आप भी अपने राय बताइए कमेंट बॉक्स में कि छोटे राज्यों का निर्माण होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की ट्री प्लांटिंग स्कीम्स के साथ इश्यूज से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले कुछ सालों में ना फॉरेस्ट रिसोर्सेज का काफी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, जिस वजह से फॉरेस्ट लैंडस्केप काफी डिग्रेड हुआ है। जब हम बोलते हैं फॉरेस्ट का डिग्रेड होना, इसका मतलब यह होता है कि फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में ना सोइल का डिग्रेडेशन हो गया, ट्री की डेंसिटी कम हो गई, बायोडाइवर्सिटी काफी कम हो गई। तो ये सब चीजें फॉरेस्ट के डिग्रेडेशन में आते हैं। देखो, 20वीं सेंचुरी की शुरुआत से लेकर अभी तक वर्ल्ड में ना 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो फॉरेस्ट एरिया है ना, वो खो चुका है। फॉरेस्ट एरिया के खोने का मतलब या तो देखो अब उसको यूज कर लिया गया है दूसरी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री वगैरह बनाने के लिए, या फिर वहां पे इंक्रोचमेंट हो गया है, ये सारी चीजें। और यूएन को भी पता है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस, तो इसी वजह से 2021 से लेकर 2023 का जो डेकेड है ना, इसे डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रिस्टोरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर किया गया। टारगेट ये रखा गया कि इस दशक के खत्म होने से पहले 350 मिलियन हेक्टेयर का जो डिग्रेडेड लैंड है ना, उसे रिस्टोर किया जाएगा। डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना मतलब अब जैसे सोइल वगैरह डिग्रेड हो गई है, उसे ठीक किया जाए। ट्री की डेंसिटी अगर कम हो गई है तो उस डेंसिटी को इंक्रीज किया जाए, ये सारी चीजें समझ गए। अब 350 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर किया जाएगा, इससे फायदा होगा 13 गीगाटन से लेकर 26 गीगाटन तक ग्रीन हाउस गैसेस का जो सिक्वेस्ट्रेशन है, एब्जॉर्प्शन है ट्रीज के द्वारा, वो ज्यादा होगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ये जो सॉल्यूशन है ना, बड़े स्केल पे ट्री प्लांटिंग की ड्राइव अक्सर हम देखते हैं। जैसे इंडिया में भी 1950 के बाद से ही एक महोत्सव चलता है, जनवरी के फर्स्ट वीक में वन महोत्सव। ये उस समय के एग्रीकल्चर मिनिस्टर के.एम. मुंशी ने स्टार्ट किया था 1950 जुलाई से, और तब से लेके चला आ रहा है। तो ये वन महोत्सव जो चलता है ना हमारे देश में हर साल, बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे ट्री की प्लांटिंग की जाती है। इसके देखो अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए हैं, टेंजिबल रिजल्ट्स, मतलब ऐसे रिजल्ट सामने आए हैं जिससे ये पता लगता है कि हाँ, वन महोत्सव की सहायता से हमने ज्यादा पेड़ उगाए हैं। और इसके अलावा भी आजकल देखो ये चीज ना बहुत चलन में है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव। कैची स्लोगन्स चूज किए जाते हैं, जैसे 1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने चलाया। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना,
या फिर पाकिस्तान का है ट्री सुनामी, 10 बिलियन ट्री सुनामी, बोन चैलेंज टू रिस्टोर 150 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफोरेस्टेड लैंडस्केप बाय 2020। ये क्या है? ये अलग अलग ट्री प्लांटेशन ड्राइव के नाम हैं। मतलब नाम को जानबूझ के कैची बनाया जाता है ताकि दिखाया जा सके कि देखो हम कितना बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन राइटर ये बोलते हैं, देखो क्या ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स वास्तव में सफल होते हैं? कुछ इश्यूज हैं इन प्रोग्राम्स में। इश्यूज जैसे सबसे पहले लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते, लिमिटेड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन रहता है। और दूसरी चीज, एक बार आपने पेड़ उगा दिए, क्या आप वहां पे देखने के लिए गए कि उस पेड़ की क्या हालत है? जो आपने 10 दिन पहले उगाया, जो पौधा आपने उगाया, 1 महीने पहले जाके क्या आप 1 महीने बाद जाके आप उसे संभालते हो? क्या उसको पानी, फर्टिलाइजर, जिस भी चीज की आवश्यकता है वो मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा? आंसर है नो। मतलब पोस्ट प्लांटिंग मेजर्स बहुत वीक हैं। फोटो वगैरह खिंचवाने के लिए पेड़ लगा दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उनको कोई नहीं संभालता। और सबसे बड़ी बात, देखो फॉरेस्ट बनता है फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी से, फॉरेस्ट में जो एनिमल्स रहते हैं उनसे, बायोडाइवर्सिटी से टोटल। लेकिन होता क्या है, फॉरेस्ट उगाने के नाम पे ना सेम पेड़ उगा दिए जाते हैं पूरे एरिया में और बोल दिया जाता है कि हमने फॉरेस्ट उगा दिया। अरे भाई, ये तो मोनोकल्चर है। सेम पेड़ आपने एक ही जगह पे उगा दिए, वो फॉरेस्ट नहीं कहलाता। तो ना राइटर बोलते हैं इसके बाद एक पॉइंट और, कई बार ये भी देखा जाता है कि ना ग्रासलैंड्स, अब देखो ग्रासलैंड्स की ना अपनी एक इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे एनिमल्स ग्रासलैंड्स के ऊपर सर्वाइव करते हैं, लेकिन यूं मान लिया जाता है कि यार यहां पे तो कुछ नहीं है, सिर्फ घास है, ग्रासलैंड है, यहां पे पेड़ उगा दो। भाई वहां पे पेड़ उगाने की जरूरत नहीं थी। ग्रासलैंड की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ग्रासलैंड में आप पेड़ उगाओगे तो बल्कि दूसरे एनिमल्स का हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ गए? इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो पौधे उगाना, सैपलिंग्स को प्लांट करना डेफिनेटली एक अच्छा सॉल्यूशन है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने का, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकमात्र यही सॉल्यूशन है, और बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया जाता है ट्री आइलैंड्स। ट्री आइलैंड्स में क्या होता है, इस प्रकार से देखो, थोड़ा ना ऊपर उठा हुआ एरिया होता है। ये देखो, ये ट्री आइलैंड है, ये एरिया ना थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, मिट्टी मतलब ज़्यादा है, और वहाँ पे आपने बहुत सारे ट्रीज उगा रखे हैं। वहाँ पे ये ट्री आइलैंड की तरह लग रहा है, आसपास वेटलैंड है या फिर मार्सिस हैं, इसे बोलते हैं ट्री आइलैंड। तो ये एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। ट्री आइलैंड्स और ज़्यादा क्रिएट किए जा सकते हैं। वैसे ये नेचुरली भी क्रिएट हो जाता है अपने आप, लेकिन और ज़्यादा क्रिएट किए जा सकते हैं। स्पेसिफिकली एक बार इंडिया की बात की जाती है कि G20 के समिट में ना इंडिया ने बोला कि देखो हम सबसे पहले ऐसे देश हैं जिसने पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट में जो टारगेट था उसे अचीव कर लिया है। जितना हमने वादा किया था उससे बल्कि 1.97 बिलियन टन एडिशनल हमने कार्बन सिंक क्रिएट किया है एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करने के लिए। इंडिया में वैसे देखो 10 मिलियन हेक्टेयर का फॉरेस्ट अभी ना अंडर एंक्रोचमेंट है, तो इसे छुड़वाना जरूरी है, इसे रिस्टोर करना जरूरी है। फिर 27.5 करोड़ जो लोग हैं फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका जीवन फॉरेस्ट से चलता है। 5.7 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट जो है वो खो दिया है हमने आज़ादी से लेके अभी तक नॉन फॉरेस्ट्री पर्पजेज के लिए, मतलब फैक्ट्री वगैरह के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इतना 5.7 मिलियन हेक्टेयर हमने लूज कर दिया है। तो अब टारगेट ये है 2030 से पहले 26 मिलियन हेक्टेयर जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है ना उसे रिस्टोर करना है। तो इसके लिए देखो वो सारी चीज़ें ज़रूरी है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है, अवेयरनेस ज़रूरी है। सोच समझ के आप फॉरेस्ट को रिस्टोर करो। कैसे रिस्टोर होना चाहिए, ग्रासलैंड में पेड़ मत उगाओ। तो पुरानी गलतियों से हमें सीखना चाहिए। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अब लास्ट में को क्वेश्चंस देख लीजिए। 2 क्वेश्चंस आज आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो ट्री प्लांटेशन इनिशिएटिव से संबंधित और दूसरा फिर छोटे राज्यों की डिमांड से संबंधित। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको 250 वर्ड्स में देने हैं। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।